सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपनी तरफ से कुछ यही संदेश देने की कोशिश की। जब निकाय चुनाव को लेकर तमाम दल महीनों पहले से तैयारियों का ट्रेलर दिखा रहे थे, तो बसपा ने बयानबाजी की जगह अपनी रणनीति को धार देने में ज्यादा वक्त लगाया और अब पार्टी ने निकाय चुनाव के मोर्चे पर फुल एक्शन वाला ट्रेलर दिखाया है। मायावती ने आज लखनऊ में यूपी के तमाम जिलों के बसपा कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों की मीटिंग की और उसके बाद भाजपा और सपा के साथ कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। ओबीसी आरक्षण के नाम पर उन्होंने विरोधियों पर चुभता हुआ तंज किया। आखिर इसके पीछे क्या है मायावती का मिशन सरकार और कैसा रहा बसपा का ब्लास्टर अटैक? बात तो चुभेगी में शुरुआत इसी खबर से। बने रहिए हमारे साथ। मायावती की निशानी पर आज सबसे ज्यादा भाजपा और सपा की राजनीति थी। मायावती ने दोनों दलों की नीति और नीयत पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि चाहे बात ओबीसी की हो या दलितों के आरक्षण की, इन दोनों दलों ने वंचित वर्ग के साथ अन्याय किया। मायावती ने भाजपा पर निकाय चुनाव को टालने की साजिश का आरोप लगाया। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर भाजपा की नीयत निकाय चुनाव को कानूनी तरीके से समय पर कराकर उसे टालने की नहीं होती, तो वो धर्मांतरण, हेट जिहाद और मदरसा सर्वे में समय बर्बाद नहीं करती। निकाय चुनाव पर मायावती की हल्ला बोल तैयारी। भाजपा पर निकाय चुनाव टालने का आरोप। ये काम पहले होना चाहिए था ना। ये सीधे सीधे कुठाराघात है, ये सीधे सीधे कुठाराघात है और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी। ये लोग जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हमेशा जातिवाद फैलाकर समाज का कोई हित का काम नहीं करते हैं। विकासवादी कोई बात नहीं करते। सपा को बताया जातिवादी, नीति और नियत पर उठाए सवाल। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये विरोधी पार्टियां दलितों पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी पार्टियां हैं। इनकी आर्थिक नीतियां गलत हैं। कि गवर्नमेंट चाहती थी, हाई कोर्ट ने कहा था अगर आप नहीं देंगे डाटा तो हम रिजर्वेशन के बगैर चुनाव करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी पिछड़ों को आरक्षण न मिले। यूपी के हर जिले में बसपा ने बिछाई चुनावी बिसार। जो बोलते हैं व्यवहार में देखिए अंतर दिखाई दे रहा कि नहीं? या तो स्टैंड करो। आधार भी मिल गया कि उच्च न्यायालय का आर्डर है, करा दो चुनाव। लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बिना रिजर्वेशन के चुनाव तो आकबत खत्म हो जाएगी। भाजपा और सपा को कड़ी टक्कर देने का हाथी दांव। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजना बनाती है। ओबीसी आरक्षण पर सियासी मैदान में बाहुबली भिड़ंत। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर साजिश कर रही है ओबीसी के आरक्षण के लेकर। भाजपा सपा पर बसपा का ब्लास्टर अटैक। मायावती का मिशन सरकार। बात तो चुभेगी। लखनऊ में बसपा मुख्यालय में लंबे समय के बाद जबरदस्त हलचल थी। पूरे यूपी के कोने कोने से पार्टी संगठन के दिग्गज यहां पहुंचे थे, जिनके बीच मायावती ने एक एक कर पार्टी की रणनीति साफ की। उन्होंने साफ कर दिया कि बसपा पूरी ताकत से निकाय और लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम कोऑर्डिनेटर से तैयारियों का हर अपडेट भी लिया। मायावती ने निकाय चुनाव पर पहली बार बाहुबली तैयारी का ऐसा ट्रेलर दिखाया है। लखनऊ में बसपा के प्रदेश कार्यालय में सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें पूरे यूपी से पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष मौजूद थे। नगर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। मायावती के
बसपा के मॉल एवेन्यू के दफ्तर में पहुंचने से पहले ही वहां पूरा हॉल खचाखच भर चुका था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आप देख सकते हैं कि इस समय उस बैठक के लिए प्रदेश भर से पदाधिकारी आए और ये देखिए सामने बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस बैठक में पहुंच चुकी हैं और आज इस बैठक में निकाय चुनाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने इन सब को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी को जो बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस होता है उसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जिस तरह से पार्टी मनाती है उसके जो कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बसपा की रणनीति पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की है। इसलिए पार्टी सुप्रीमो ने यहां संगठन के तमाम रणनीतिकारों को एक साथ बुलाया था। तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बसपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, पार्टी के नेता इमरान मसूद समेत तमाम प्रदेश भर से जो मंडल के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आज इस बैठक के लिए पहुँचे हुए हैं और इसी बैठक में तय होगी आगे के जो चुनाव है उनको लेकर रणनीति। इस बैठक का मिशन बसपा की खोई जमीन वापस पाने के लिए पुख्ता रोड मैप तैयार करने का था। इसमें निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की तैयारियों पर मायावती ने पार्टी नेताओं के सामने अपना मिशन साफ कर दिया। करीब 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के तमाम नेताओं से पूरे प्रदेश का फीडबैक लिया। देखिए बहन जी ने सारे बूथ लेवल बहुत नीचे स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक संगठन की समीक्षा करके और उसको आगे बढ़ाने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, वो पिछड़ों के आरक्षण को खाना चाहती है। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आरक्षण विरोधी पार्टी करार दिया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि एससी और एसटी वर्ग के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को करीब करीब निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब वही बुरा जातिवादी रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ भी हर जगह किया जा रहा है। जो बैकवर्ड को धोखा दे करके उनके मत हासिल करने का एक मंसूबा इन लोगों का होता है, उस पर से पर्दा हट जाएगा। और बैकवर्डों में लेके इस बात को बहुत चिंता है, बहुत ही चिंता है। किसी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी चिंतित हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आर पार की तैयारी में जुटी बसपा के तेवर तीखे हो चले हैं। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भाजपा की जातिवादी नीयत के कारण सरकारी विभागों में आरक्षण के हजारों पद सालों से खाली पड़े हैं। इस मामले में सपा की भी सोच, नीति और नीयत ठीक नहीं। और अभी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इसके बिना चुनाव कराएं और समयबद्ध चुनाव कराएं, आप पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में कोई आदेश आता है तब तो ये बातें आपकी अच्छी लगेंगी कि आपने आयोग भी बना दिया, ये सब काम आप कर रहे हो कि साहब, तब तो आप समझ में आएगा। अभी तो आपको टाइम बाउंड कर करके कोर्ट ने बांधा हुआ है, कोर्ट ने बांधा हुआ है, तो अभी आप आयोग बनाओ या कुछ भी बनाओ, अभी तो उसके कोई मायने नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे पर भी मायावती ने जमकर निशाना साधा। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी सरकार के भी खेल विचित्र और निराले हैं। धन्ना सेठों के धन बल पर देश के चुनाव में रोड शो करने की कला में माहिर लोगों को अब सरकारी धन से विदेश में रोड शो करने का नया खर्चीला चस्का लग गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। मायावती का तीखा हमला समाजवादी पार्टी को चुभ गया। पार्टी ने बसपा सुप्रीमो के हर हमले पर फौरन पलटवार किया। सपा ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ असली लड़ाई सपा लड़ रही है और बाकी दल पर्दे के पीछे से भाजपा से मिले हुए हैं। निकाय चुनाव के मुद्दे पर सपा ने बसपा पर दिखावे की लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया। सवाल ओबीसी आरक्षण का है और निशाना ओबीसी वोट बैंक पर। फिर चाहे योगी सरकार हो, अखिलेश यादव हो या मायावती ने बसपा दफ्तर पर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा ओबीसी आरक्षण ही था। मायावती के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा सपा भी थी।
चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये विरोधी पार्टियां दलितों पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी पार्टियां हैं। इनकी आर्थिक नीतियां गलत हैं, इसलिए इनसे सावधान रहकर समाज को जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी को गांव-गांव में उसकी जिस तरह से परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज को जागरूक करके जो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, आज देश की ज़रूरत है, आज प्रदेश की ज़रूरत है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को ताकत दें और बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज की रहनुमा है। यूपी की राजनीति में बसपा और सपा के बीच अभी लड़ाई मुख्य विपक्षी दल बनने की है। मायावती ये जताती हैं कि लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या सपा के मुकाबले ज्यादा है, तो अखिलेश ये बताते हैं कि अगर यूपी में पिछड़ों और दलितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। मायावती ने अखिलेश पर वार किया तो सपा की तरफ से पलटवार में देर नहीं हुई। जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भूल गई हो, अंबेडकर जी को भूल गई हो, मानवर कांसीराम के विचारों को भूल गई हो, उनकी क्या बात करना। लेकिन ये आरक्षण समाजवादियों की देन है कि पंचायतों में आरक्षण लागू हुआ, नगर निकाय में आरक्षण लागू हुआ। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में लागू किया था और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता है पिछड़े लोगों को। सियासत में चर्चा होती है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार ही ओबीसी वाली राजनीति पर टिका है और अखिलेश के बयान भी इसी राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। फिर चाहे जातिगत जनगणना की मांग हो या फिर आरक्षण के खिलाफ लड़ी जा रही सियासी लड़ाई, कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी को ओबीसी राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर लड़ने की बात कही जा रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको माना नहीं। हाई कोर्ट के जजेस लगातार सुनवाई की हर तारीख पर डिमांड करते रहे कि जो डाटा है वो दीजिए, इन्होंने वो दिया नहीं, उस हिसाब से किया ही नहीं था जो सर्वोच्च न्यायालय का पहले का निर्देश था। गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा किया है और बल्कि गवर्नमेंट चाहती थी, हाई कोर्ट ने कहा था अगर आप नहीं देंगे डाटा तो हम रिजर्वेशन के बगैर चुनाव करा देते। ये गवर्नमेंट चाहती थी कि पिछड़ों को आरक्षण न मिले। सुप्रीम कोर्ट में तो योगी सरकार भी पहुंच चुकी है। उसने आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराने की अपील की है, जिसकी सुनवाई 2 जनवरी को हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत है जो रह रहकर उबाल मार रही है। सपा का आरोप है कि सरकार चाहती ही नहीं कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इसके खिलाफ नंबर 1, क्योंकि गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करेगी, जिससे कोई ठीक मामला न बने। इसलिए हम ये इन पे नहीं छोड़ सकते, भरोसा ही नहीं किया जाता, इनकी वजह से तो ये गड़बड़ी हुई। यानी सियासत पूरे चरम पर है। समाजवादी पार्टी इस मौके को अच्छे से भुना लेना चाहती है ताकि इसका फायदा निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में मिले। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी कितनी होगी, इस पर बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज सुबह अपनी मां को खो दिया। मां हीराबेन नहीं रही। 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी हर खास मौके पर मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर जाया करते थे, लेकिन आज ये सिलसिला टूट गया। मां हीराबेन के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री फौरन गांधीनगर पहुंचे। मां के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन किए, उनकी अंतिम यात्रा को कंधा दिया। शमशान घाट पर अग्नि की लपटों में विलीन होती मां की पार्थिव देह को देखकर पीएम मोदी भावुक थे। अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ परिजन और परिवार के करीबी लोग मौजूद थे। शोक के इस क्षण में पीएम मोदी ने बेटे का कर्तव्य निभाया और वापस काम पर भी लौट आए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया।
30 दिसंबर का सूरज गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी दुखद खबर लेकर उदय हुआ जिसने करोड़ों देशवासियों की आंखों को नम कर दिया। पीएम मोदी की मां हीराबा को मंगलवार की शाम अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। गुरुवार को अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनके निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने सुबह 6:02 पर मां की तस्वीर के साथ ट्विटर पर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इससे पहले पीएम मोदी बुधवार को अस्पताल में बीमार मां से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये साल मनहूस खबर के साथ खत्म होगा। मां तो मां होती है, मां का जाना सबसे बड़ी त्रासदी होती है। ये दर्द वही समझता है जिसकी मां उससे दूर हो जाती है। भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। सुबह से ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम योगी ने ट्वीट किया, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। हीराबा की उम्र 100 साल हो चुकी थी। उनके जाने पर पूरा भाजपा परिवार शोकाकुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित उनका परिवार तो दुख के सागर में डूबा ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार ऐसा मान करके सेवा में समर्पित हैं। तो पूरा देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के निधन पर और प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मान करके इस दुख का हिस्सेदार बन रहा है। तो ये दुखद खबर है। सुबह सवेरे जब ये खबर मिली हम सब हतप्रभ रह गए। हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे माँ शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आएँ, लेकिन दुखद खबर आई। हम उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। बच्चों में माँ बाप की छवि दिखती है। माता जी ने जिस प्रकार से तपस्या करके और आस पड़ोस में घर काम करके लोगों का उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी और संस्कार दिए, उसी संस्कारों का, माता जी के संस्कारों का प्रभाव है, परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी एक देश में बड़े नेता के नाते दुनिया में एक सेवा का काम प्रभावशाली तरीके से कर पा रहे हैं। सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर शोक जताया, जबकि मायावती ने बसपा की बैठक के दौरान हीराबा को अपनी श्रद्धांजलि दी। उनको मैं हार्दिक दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका व्यक्तित्व व जीवन सभी माँ के लिए हर मामले में आदर्श व प्रेरणादायक भी है, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर व मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का सही से भरण पोषण किया है। कुदरत उनके परिवार व चाहने वालों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। एक बेटे के लिए मां का जाना अपूरणीय क्षति होती है। अपना संघर्षों भरा सरल और साध्वी जीवन जीने वाली पीएम मोदी जी की मां के देहावसान से हर कोई आहत है। हीराबा का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
राजनीति में चुभने वाले मुद्दों पर सियासी विरोधियों में वार पलटवार नई बात नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस ट्वीट की भाषा और इसके मौके को लेकर भाजपा ने तीखे सवाल उठाए हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव को यहां तक नसीहत दे डाली कि वे अपने चापलूसों पर लगाम लगाएं। आईपी सिंह का हैरान करने वाला बयान तब सुर्खियों में आया जबकि खुद की उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि ये वक्त राजनीति का नहीं। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश ने कहा कि दुख की घड़ी में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अखिलेश ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री उनकी मां का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मां होती है, मां से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने मां का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। सपा के मुखिया ने पीएम मोदी के लिए संवेदना जताई तो पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट आईपी सिंह ने अखिलेश और पीएम मोदी की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री पर तीखा तंज किया। सपा के मीडिया पैनलिस्ट आईपी सिंह ने इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें शेयर की। एक में पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सिर मुड़ाए अखिलेश यादव की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ हरी झंडी दिखाते पीएम मोदी की तस्वीर है। इसके साथ आईपी सिंह ने लिखा कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा की शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? शोक की इस घड़ी में पीएम मोदी के हिंदू होने को लेकर सवाल खड़े करने वाला ये ट्वीट भाजपा को चुभ गया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आईपी सिंह के ट्वीट को लेकर अखिलेश यादव को अपने नेताओं पर लगाम लगाने की नसीहत दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। सपा के मीडिया पैनलिस्ट आईपी सिंह पहले भी विवादों में रहे हैं। इसी साल सितंबर में उन्हें एक पुराने मुकदमे में लंबे समय तक गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। मामला 2000 के जिला पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का था, जिसमें बलरामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये कार्रवाई तब हुई थी जब सपा के लखनऊ के दफ्तर के बाहर आईपी सिंह के नाम वाला पोस्टर चर्चा में आया था। तब उस चर्चित पोस्टर पर लिखा था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इसे आईपी सिंह ने भी शेयर किया था। एक बार फिर चुभने वाली वजह से आईपी सिंह विवादों में हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा ने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई है। भाजपा का लक्ष्य है इस बार लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीती जाएं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ऐसी रणनीति पर काम करने जा रही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस को चुभने वाली है। पार्टी का दावा है कि जिस रणनीति पर काम शुरू होने जा रहा है उससे न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि कुछ समय बाद होने वाले निकाय चुनाव में भी फायदा मिलेगा। दरअसल पार्टी अब पन्ना समितियों के सहारे चुनावी बिसात बिछाएगी। ये पन्ना समितियां एक एक वोटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी संभालेंगी। लक्ष्य बड़ा है और तैयारी भी बहुत बड़ी है। जिस रणनीति के तहत भाजपा ने गुजरात में कमाल किया, जिस रणनीति के सहारे
लखीमपुर की गोला सीट का उपचुनाव जीता, अब उस रणनीति का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। दरअसल पन्ना प्रमुखों की अगुवाई में पन्ना समिति को एक एक वोटर तक पहुंचने का जिम्मा दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक 60 वोटर पर 5 कार्यकर्ताओं की पन्ना समिति बनाई जाएगी। पन्ना प्रमुख की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इस तरह प्रमुख को मिलाकर इसमें 6 सदस्य होंगे। इनका काम होगा पन्ने में दर्ज वोटर्स तक जाकर उनको भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताना और पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना। जल्द ही इन समितियों का गठन कर हर जिले में पन्ना समिति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं कि उनको कुछ न कुछ काम भी देना पड़ता है। तो हमारा एक सिद्धांत है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को काम। तो इतने कार्यकर्ता अब हो गए हैं, उनको कुछ न कुछ काम भी देना है। तो काम देने के लिए ही सही, तो उसमें पन्ना जो समिति है उसमें बनाकर हम सभी कार्यकर्ताओं को एक कुछ न कुछ काम दे रहे हैं। इन समितियों का गठन करने के साथ ही हर बूथ से ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा जिनका अपने समाज में काफी प्रभाव है, यानी जिनके कहने पर वोटर प्रभावित होते हैं। प्रभावी मतदाताओं की सूची बनाने के बाद उनका अलग से सम्मेलन कराया जाएगा। इसके अलावा पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का भी बड़ा सम्मेलन करेगी। नहीं, या कोई न कोई कार्यकर्ता किसी न किसी घर पर जरूर जाता है, तो कोई भी मतदाता छूटता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ 5 बूथ, 10 बूथ, 15 बूथ छूट गए, उनकी कोई चिंता करने वाला नहीं। तो पूरा मतलब 100 बूथ में अगर 5 बूथ छूट गए, 10 बूथ छूट गए, तो उसमें हमने सही से प्रचार प्रसार नहीं किया, तो वो कभी कभी उसका नुकसान होता है। तो इस माइक्रो प्लानिंग से हम हर बूथ की अलग अलग प्लानिंग करते हैं, उसकी बूथ समिति की बैठक करते हैं, पन्ना समिति की बैठक करते हैं और इसके बाद उनको सबको घर घर संपर्क अभियान में लगाते हैं। कहा जाता है कि भाजपा चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। बताते हैं आपको कि आखिर क्या है पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, जिसके सहारे भाजपा इतनी बड़ी रणनीति बना रही है। वोटर लिस्ट के पन्ने के दोनों तरफ 30-30 वोटर का नाम होता है। इसका मतलब एक पन्ना और 60 वोटर। अभी तक भाजपा पन्ना प्रमुख बनाती रही है। इसके तहत पन्ने के 60 वोटर में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जाती रही है कि वो बाकी वोटर से मिलकर पार्टी के पक्ष में वोट करने को प्रेरित करें। नई व्यवस्था में एक की जगह 6 लोग मिलकर ये काम करेंगे। इसमें पन्ना प्रमुख ही इस पन्ना समिति का प्रमुख होगा। तो एक पेज में जितने मतदाताओं का नाम होता है, उसमें 5-6 लोगों के नाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी एक पन्ना समिति बनाएंगे और उसमें पन्ना प्रमुख के साथ उसको जोड़कर और इसके काम को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा का सिद्धांत है हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। यही वजह है कि भाजपा इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी और अब अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, जहां से भाजपा विरोधियों को चुभता हुआ संदेश देने की तैयारी कर रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। 2024 की यूपी वाली चुनावी लड़ाई का आज कर्नाटक से एक बड़ा ट्रेलर सामने आया। कर्नाटक के मांड्या में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक रैली की। इस रैली में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन करा लें, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। समझा जा सकता है कि जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में ये मामला इतना सुर्खियों में है, तो यूपी में लोकसभा चुनाव के संग्राम में इस पर कैसी सियासत होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर तेजी से बन रहा है राम मंदिर। निर्माण की रफ्तार हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है और इसी के साथ आगे बढ़ रही है राम मंदिर के मुद्दे पर जारी सियासत। भाजपा के इशारे को समझे तो 2024 की जनवरी में भक्तों के दर्शन के लिए तैयार होने वाला राम मंदिर मुद्दों के लिहाज से लोकसभा चुनाव में धुरी की तरह होगा। आप लोग चाहते थे कि नहीं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने? जरा जोर से बोलिए, आप राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से
ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया। और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान कर्नाटक के मांड्या में दिया, जहां भाजपा ने अभी से अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। भले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान कर्नाटक में दिया हो, लेकिन समझा जा सकता है कि जब कर्नाटक में भाजपा राम मंदिर के निर्माण को इस कदर भुनाने में जुटी है, तो वो यूपी में इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने इसके साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, इसका भी उद्धार करने का काम किया है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की महाविजय के प्रमुख रणनीतिकार रहे अमित शाह के कर्नाटक वाले बयान ने अब उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा दी है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में भी एक विशाल राम मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर की तर्ज पर इसे बनाने की योजना है। इस मंदिर के शिलान्यास के प्रस्तावित कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जा सकता है। इसे लेकर अभी से अटकलें तेज हैं। ऐसी मान्यता है कि बेंगलुरु से करीब 90 किलोमीटर दूर रामनगर में अपने वनवास के दौरान भगवान राम रुके थे और यहाँ करीब 1 साल बिताया था। रामनगर का नाम पहले रामदेवरा बेट्टा था। अब इस जगह पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की योजना चल रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं, उसे शुरुआत में गैर राजनीतिक बताया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते यात्रा 100% सियासी हो गई। 3 जनवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले ही ये बात सामने आने लगी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस बात को हवा दी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने, जो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। यानी 2024 की टक्कर मोदी बनाम राहुल की होती दिखाई दे सकती है। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव की लड़ाई मोदी बनाम राहुल की होगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाएगा? क्या राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी? ये सवाल तभी से सरगर्म थे जब से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन अब पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान ने राहुल को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। कमलनाथ ने सीधे सीधे इशारा दे दिया है कि राहुल गांधी 2024 में कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के नेता आमतौर पर राहुल गांधी को लेकर ऐसे बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ का ये कहना खास इशारा करता है। अब इस बात की चर्चा तेज है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वाकई राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने की ब्रांडिंग का था, और क्या खुद राहुल गांधी या फिर कांग्रेस इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, या फिर पार्टी के प्रवक्ता इसे कमलनाथ का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी मोदी के सामने कांग्रेस का चेहरा होंगे या नहीं, इस पर फाइनल मुहर का अभी इंतजार है। उधर राहुल की तैयारी भी ये संकेत देती है कि वो 2024 की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर यूपी में दाखिल हो तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा घेरा दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी का कोई बड़ा नेता राहुल की इस यात्रा में शामिल होगा? क्योंकि अखिलेश यादव इशारों में पहले ही इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। तो मायावती की पार्टी की तरफ से भी
कांग्रेस से दूरी इस पार्टी के द्वारा जहां यात्रा को लेकर बनाई जाए, ऐसे संकेत दिए गए हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के न्योते को लोमड़ी और सारस की कहानी से जोड़ रही है। साल 2023 की शुरुआत होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में यूपी में कांग्रेस के लिए नई राजनीति का उदय होगा। 3 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कदम उत्तर प्रदेश की जमीन पर पड़ेंगे, लेकिन राहुल के आने से पहले ही कांग्रेस की एक रणनीति ने यूपी की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। दरअसल कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त विपक्षी एकता का मंच सजाया जाए, भाजपा के मनोबल पर चुभने वाला प्रहार किया जाए। लोकसभा की लड़ाई से पहले ही सबसे बड़े सियासी राज्य से ताकत को बढ़ा हुआ दिखाया जाए। बृजलाल खाबरी शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया है। जो पार्टियां देश में अमन चैन चाहती हैं, जो पार्टियां देश में लोकतंत्र चाहती हैं, जो पार्टियां देश में संविधान बचाए रखना चाहती हैं, जो पार्टियां देश को महफूज रखना चाहती हैं, उन सारी पार्टियों को हमने न्योता दिया है। क्योंकि जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस की है उतनी भी जिम्मेवारी अन्य पार्टियों की भी है। इसलिए हमने सभी दलों को न्योता दिया है, छोड़ करके भाजपा को। लेकिन ये सब हो पाएगा, इस पर अभी से ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भले ही अखिलेश से लेकर मायावती तक को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया है जो ये कहे कि वो राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हो। उधर भाजपा कांग्रेस के न्योते को लोमड़ी और सारस की कहानी से जोड़ रही है। उन्होंने जिनको न्योता दिया है उनके न्योते पे कितने लोग आते हैं? पहली बात तो यही है कि मायावती जी उनके न्योते पे आएंगी कि दोनों भाइयों में से एक भैया उनके न्योते पे आएंगे। कौन उनके न्योते पे आता है तो न्योता देने वाले को देखना चाहिए कि दावत के बाद पता चलेगा कौन आया कि कौन नहीं आया। इनकी न्योता ऐसा ही है जैसे सारस और लोमड़ी वाला। सुना है ना कि सारस ने लोमड़ी ने बुलाया सारस को और तश्तरी के अंदर परोस दिया, तो बेचारा चोंच से क्या खा पाता। मुद्दा इस वजह से गरमाया है क्योंकि जब अखिलेश यादव से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बता दिया। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश ने कांग्रेस की तुलना भाजपा से की तो कांग्रेस नेताओं को ही ये बात चुभ गई। देखिए, पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता महत्वपूर्ण फैसले लेने में जिनकी भूमिका रही, उन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दिया, राहुल गांधी को धोखा दिया और प्रियंका गांधी को भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के अंदर समाजवादी के बहुत बड़े बड़े एजेंट बैठे हुए हैं। वो कांग्रेस को डराते हैं और वो आखिर तक ये कहते रहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी और आप कांग्रेस का अलायंस कराएंगे। यही 2022 में हुआ, यही 2019 में हुआ और उनका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है ये समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाए। राहुल की यात्रा भले ही अभी थमी हुई है, लेकिन यूपी की जमीन पर सियासत का शोर अभी से ही सुनाई दे रहा है। असली सियासी युद्ध तो तब होगा जब 3 जनवरी को राहुल यूपी में एंट्री करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब शहर शहर संक्रमितों की खोज के लिए रैपिड टेस्ट होगा। साथ ही कोरोना प्रबंधन को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फोकस सैंपलिंग की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में फोकस सैंपलिंग की जाएगी, जिससे संक्रमितों की समय रहते स्क्रीनिंग की जा सके। उप मुख्यमंत्री ने यूपी के सभी सीएमओ को इसके लिए तैयार हो जाने को कहा है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले कम से कम 50 से 60 लोगों की जांच कराई जाएगी, जिससे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को समय रहते थामा जा सके।
प्रबंधन की दिशा में अब शासन ने फोकस सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हमारे साथ में लखनऊ के एसीएमओ डॉक्टर एमके सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस विषय में कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम साहब की तरफ से फोकस सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, तो जानना चाहेंगे कि कैसे होगी, क्या है ये पूरा। देखो, फोकस सैंपलिंग में हम लोग विभिन्न संस्थान चुनते हैं और अभी फ़िलहाल जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है और ऑनरेबल डिप्टी सीएम की गाइडलाइन है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा है वहाँ पर जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं तो 2% टेस्टिंग जो है उनकी कराई जा रही है और पर डे ये लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है कि 2% टेस्टिंग जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स आ रहे हैं बाहर से उनकी टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही जो है हम ये जो हमारे निराश्रित बाल गृह हैं या हमारे वृद्ध लोगों के रहने के आश्रम हैं वहाँ पर भी हम टेस्टिंग करा रहे हैं और आगे विचार ये भी है कि जिला कारागार में जो हमारे कैदी हैं वहाँ पर भी टेस्टिंग कराई जाए और आगे शासन के जैसे जैसे निर्देश आएंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग का कार्य कराया जाएगा। डिप्टी सीएम साहब ने अब जो टेम्पो टैक्सी चालक हैं, इसके अलावा रेहड़ी पटरी वाले हैं या मिष्ठान भंडार हैं, यहाँ पर भी फोकस सैंपलिंग के लिए कहा है ऐसे संस्थानों पे। हाँ, ये फिजिक वे में और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी आपको हमने बताया कि जैसे हमारे निराश्रित बाल गृह हैं या जो है वृद्धाश्रम है और रैन बसेरे हैं तो वहाँ पर हम टेस्टिंग का काम करा रहे हैं। उसके बाद हम शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उन सभी की टेस्टिंग कराएंगे। और अभी फ़िलहाल जो टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव है, तो ये बहुत ही एक दिल को सुकून देने वाली बात है कि टेस्टिंग में अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं आ रही। सर, एक अगर हम आम लोगों को ये समझाना चाहें कि टेस्टिंग तो देखिए आप लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन फोकस टेस्टिंग से फ़ायदा किस तरह से होता है कोरोना प्रबंधन की, जब हम बात करते हैं कोरोना से फाइट की बात करते हैं, ये समझाएं। देखिए, फोकस टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है, मेन तो ये फोकस टेस्टिंग हम उनकी करते हैं जो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं। तो उनकी टेस्टिंग करने पर आसार ये होते हैं कि ये कोरोना के मूलभूत लक्षण होते हैं कि किसी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार है तो उनकी जो है टेस्टिंग करके और हम लोग स्क्रीन करते हैं कि उनमें केसेस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रेहड़ी पटरी में इस तरीके से करके जैसे हम लोगों ने पहले टेस्ट किया है उसी तरीके से जो है हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और जैसा हमने बताया कि वृद्धाश्रम या जो है वो जो हमारे बाल गृह हैं वहाँ पर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, जिला कारागार में भी टेस्टिंग का काम किया जाएगा। तो हम लोग फिजिक वे में इस तरह से इसको स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है जिससे जो है वो चिंतित होने की बात हो। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर एमके सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर कोरोना प्रबंधन की बात की जाए तो फोकस टेस्टिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने भी बताया कि फिलहाल इसकी शुरुआत जो है वो वृद्धाश्रम या फिर कारागार इन सब जगहों से हो चुकी है और आगे अब जिस तरह के शासन के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से बाकी जगह भी फोकस टेस्टिंग कराई जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।